Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana and you are watching your favorite channel Chemistry Guruji Classes। तो बेटा आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। टॉपिक ये चलेगा एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी पर्टिकुलर गैस डिसॉल्व होती है तो किस किस कंडीशन पे डिसॉल्व होती है और किस वैज्ञानिक ने इस गैस के बारे में अपना पर्टिकुलर थ्योरी दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी। जिसे हम विलेयता या फिर घुलनशीलता बोलते हैं। जिसे हम विलेयता या घुलनशीलता बोलते हैं। तो बेटा बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना। तो कोई भी गैस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होती है और पर्टिकुलर सॉल्वेंट हम ले लें पर यूनिट वॉल्यूम का, तो कोई भी गैस पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में जब तक डिसॉल्व होती है जब तक कि कंडीशन सैचुरेटेड ना हो जाए, जब तक कि कंडीशन सैचुरेटेड ना हो जाए, तो ये प्रोसेस हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। इसे साफ और इजी लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में बोले कि कोई भी गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, कोई भी गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट में तब तक डिसॉल्व करी जाए जब तक कि गैस घुलनी रुक ना जाए। तो वो वाली गैस जब घुलनी रुक जाएगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो वो घटना हमारी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। तो बेटा इसको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in per unit volume of particular solvent to form saturated solution at particular temperature and pressure। तो बच्चों डेफिनेशन क्या कह रही है? ये तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो पर यूनिट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तब तक घुलेगा जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड के लिए मैंने बताया था जब घुलना बंद हो जाएगा उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर तो वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। It is called solubility of particular gas in liquid। तो बेटा टॉपिक ये चल रहा है सॉल्युबिलिटी। एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में दे रखा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे
तो यहां आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जो आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी, इसको थोड़ा सा और आगे डीपली समझते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी कब कम होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फैक्टर्स में। देखिए, सॉल्युबिलिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेचर की, कि सॉल्युबिलिटी की प्रकृति किस प्रकृति पर निर्भर करती है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो चीजों के नेचर पर। सबसे पहला होता है सॉल्यूट के नेचर पर और दूसरा होता है सॉल्वेंट के नेचर पर। सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर। तो सॉल्यूट के नेचर को थोड़ा सा समझते हैं हम। सॉल्यूट के नेचर को समझने के लिए इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी एक सॉल्यूट पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि लाइक एज शुगर, शुगर हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, NaCl हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन NaCl हमारा बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए, और जबकि ये दोनों क्या हो गए, हमारे सॉल्वेंट हो गए। तो बात यही बताई जा रही है कि सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब विलेयता, विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। अगर कोई विलेय पर्टिकुलर किसी विलायक में घुल रहा है, अगर कोई सॉल्यूट पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में घुल रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे पोलर सॉल्यूट हमेशा डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही नॉन पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है कि thus solubility is depend upon nature of solute and solvent। किसी भी चीज की, किसी भी गैस की जो विलेयता होती है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर दोनों ही पोलर होंगे, सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रॉस डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं डिसॉल्व होंगे। और ये सॉल्युबिलिटी हमारी मोस्टली गैस के लिए चल रही है। जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको गैस के लिए बता रहा हूं। फिलहाल ये सॉलिड पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन जो हमारा हेनरीज लॉ होगा वो हमारा सिर्फ गैस पर डिपेंड करता है। देखिए, अब इसका दूसरा फैक्टर समझ लेते हैं। दूसरा फैक्टर है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक है टेम्परेचर का। फिलहाल टेम्परेचर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं A+B और गिव्स प्रोडक्ट, और यहां पर हम माइनस एनर्जी ले लेते हैं, और ऐसे ही दूसरी रिएक्शन लेते हैं A+B गिव्स प्रोडक्ट, और यहां पर हम प्लस एनर्जी ले लेते हैं। तो जो माइनस एनर्जी है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जहां प्लस एनर्जी है वहां है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो जहां पर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है,
जहां पर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा फिलहाल आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट छोटे छोटे याद रखने हैं कि सॉल्युबिलिटी, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसे एनर्जी की जरूरत है। जब हम उसे एनर्जी देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जिसमें ऑलरेडी एनर्जी निकल रही है तो उसमें हमें एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और इसका तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, वो है प्रेशर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। यहां मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी चल रहा है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड के लिए भी हो सकती है, लिक्विड के लिए भी हो सकती है, गैस के लिए भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा प्रेशर वर्क करता है वो सिर्फ गैस पर वर्क करता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सॉलिड पर सॉल्युबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। अब कैसे फर्क पड़ता है, इस बात को हम थोड़ा सा यहां डीपली समझते हैं। कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas। ये है solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas। इसका मतलब बेटा ये है कि जो गैस की solubility है, गैस की जो भी solubility है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के। तो अगर हम इसको एक छोटे से डेरिवेशन के तौर पर समझें तो यहां पर डेरिवेशन बनता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम यहां से रिमूव करें तो m इज इक्वल टू kp। यहां पर m क्या है, m यहां है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और यहां पर जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, और यहां पर K कांस्टेंट है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करा हेनरी ने डाल्टन के साथ मिलकर। हेनरी ने डाल्टन के साथ मिलकर अपने फॉर्मूले को एक्सपेंड करा, और उसने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जो गैस की मात्रा है, गैस के जो मोल्स हैं, उसे हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। उसे हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे किया, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं।
हेनरीज लॉ इन द टर्म ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर। देखिए हेनरीज ने डाल्टन के साथ मिलकर ये बताया, अब तक जो हेनरीज लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी के। यहां पर सॉल्युबिलिटी को डाल्टन ने ये बताया है कि जो सॉल्युबिलिटी, जो चीज घुल रही है, जो गैस घुल रही है, इसका मतलब गैस के मोल घुल रहे हैं, इसका मतलब गैस की मात्रा घुल रही है, इसका मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन घुल रहा है। तो इसलिए हेनरीज के साथ डाल्टन ने मिलकर एक नया हेनरीज लॉ प्रपोज किया, और ये हेनरीज लॉ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस is directly proportional to the partial pressure of gas. Mole fraction of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. It means mole fraction of a gas is directly proportional partial pressure of gas. तो मोल फ्रैक्शन और यहाँ पार्शियल प्रेशर, यहाँ जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो हेनरी कांस्टेंट है, जो हेनरीज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। हालांकि ये कांस्टेंट है, पर पर्टिकुलर किसी भी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। इस बात को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। यहां पे बेटा आपको समझ आ चुका है। देखिए एक बार प्रैक्टिकली इस बात को देख लेते हैं। प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकली देखते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इसके अंदर भरते हैं लिक्विड। इसके इस वाले हिस्से पर पर्टिकुलर कोई गैस भर देते हैं, ये गैसेस मिक्सचर भर देते हैं हम इसमें हमने गैसेस मिक्सचर भर दिया। और यहां पर हमने पिस्टन लगाकर इसे बंद कर दिया। यहां पर पिस्टन लगा के इसे बंद कर दिया। यहां पर हमारा लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर गैस A है और यहां पर गैस B है। अब कुछ देर बाद जब हम, और ये हमारा पिस्टन है, कुछ देर बाद जब हम पिस्टन से प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जो ये गैस है जो अब तक सरफेस पे थी, ये इसमें डिसॉल्व होने लगेगी। ये गैस इसमें डिसॉल्व होने लगेगी और डिसॉल्व होने के बाद जब ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, प्रेशर हाईली अप्लाई कर दिया गया, तो लिक्विड तो अब भी इसमें उतना ही है, लेकिन जो गैस थी वो डिसॉल्व हो चुकी है हमारी लिक्विड के अंदर। और जो ये लिक्विड के अंदर गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर दो गैस है, इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है। सपोज दैट इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है
और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं। नाइट्रोजन का प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो अलग अलग प्रेशर अप्लाई होते हैं, तो अलग अलग गैसों के लिए हम पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। और जैसे जैसे इसकी प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हमें गैस को हाईली सॉल्युबल करना है तो प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, और यही सिंपल वे में हेनरीज लॉ है। इज दैट क्लियर? देखिए इसके अब हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि इसका कहां कहां एप्लीकेशन होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, कहां कहां हेनरी लॉ यूज किया जाता है, और अगर हेनरी लॉ नहीं होता तो हमें किस किस चीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो सबसे पहले सोडा वाटर जिसे आम भाषा में हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। सबने कोल्ड ड्रिंक पी है बेटा? कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन जब खोलते हैं तो एक फिज साउंड आता है, वो साउंड क्यों आता है? फिज साउंड क्यों आता है? तो इस बात को समझ लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, कितनी गंदी बोतल बनाई है बेटा। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है कौन सी आपको पीनी है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को जब हटाते हैं तो इसमें से बुलबुले बनकर गैस निकल जाती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो बेटा ये CO2 गैस इस लिक्विड में क्यों डाली गई, कैसे डाली गई? यहां पर हेनरीज लॉ का यूज किया गया कि solubility of gas is directly proportional to the pressure। गैस की जो solubility थी वो डिपेंड कर रही थी प्रेशर पर। इसका मतलब सोडा वाटर के अंदर इस CO2 को घोलने के लिए इस बोतल को जब पैक किया गया था तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके CO2 गैस इसमें पास की गई थी, और जब इसका ढक्कन हटाया गया तो इसका प्रेशर क्या हो गया? इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, और प्रेशर डिक्रीज होने से कौन सी गैस रिलीज हो गई? CO2 गैस रिलीज हो गई। तो यहां पर जो भी वेवरेज होती हैं उसके अंदर किसी भी गैस को डिसॉल्व करने के लिए हम उसको प्रेशर हाई करते हैं, तब जाके वो गैस डिसॉल्व हो जाती है, जो कि हेनरीज लॉ का सबसे पहला और सबसे मेन एग्जांपल है। इसके बाद बेटा देखते हैं सेकंड एग्जांपल। यहां पर बात करते हैं सी डाइवर्स, गोताखोर। मछली सी लग रही है बेटा। जो गोताखोर हैं वो अपनी पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो नदी के अंदर जाते हैं, और इस सिलेंडर में से एक पाइप होता है जो उसके हेलमेट पर लगा रहता है। क्या आपने सोचा है कि उस सिलेंडर में ऐसा क्या होता है जो गोताखोर को हेल्प करता है? उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिक्स की जाती है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स की जाती है, ताकि क्या फायदा हो? देखिए जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है, समुद्र की गहराई में जाता है, तो जब समुद्र की गहराई में जाता है तो वहां पर उसका प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब प्रेशर हाई होता है तो गैस डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो गोताखोर ऑक्सीजन ले रहा है
वो उसके ब्लड में ज्यादा घुल रहा है, वो उसके ब्लड में ज्यादा घुल रही है, नाइट्रोजन ज्यादा घुल रही है, और हीलियम बहुत हल्की होने के कारण उसको फेफड़ों में नहीं घुल रही है। जितनी भी ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसके फेफड़ों में डिसॉल्व हो चुकी है उसे ये रिलीज कर देता है। इसीलिए गोताखोर समुद्र में जब जाते हैं तो उनके सिलेंडर में हीलियम का यूज किया जाता है। अगर हीलियम का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हीलियम का यूज नहीं करेंगे तो गोताखोर समुद्र में बेहोश हो जाएगा, और अगर वो समुद्र से बचकर बाहर आ भी गया तो बाहर आते ही जो प्रेशर हाई हुआ था वो प्रेशर लो होगा, और प्रेशर लो होते ही जैसे कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकली थी ऐसे उसकी बॉडी में से गैस रिलीज होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उसके सिलेंडर में हीलियम का यूज किया जाता है। अगला इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब कोई पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो हाई पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। हाई पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर कम होता है तो जो गैस है वो उसके ब्लड में कम डिसॉल्व होती है। पर्वतों पर भी वो अपने सिलेंडर को लेकर जाते हैं जो उनके प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। तो बेटा हमारे हेनरीज लॉ के मोस्ट 3 एग्जांपल थे। सोडा वाटर में गैस को हाई प्रेशर पर डाला जाता है। डीप सी डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में हीलियम गैस के सिलेंडर का यूज करते हैं ताकि हाई प्रेशर में उनके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो। और एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है पर्वतारोही पर। जब वो चोटी पर पहुंचते हैं पर्वत की तो प्रेशर बहुत कम होता है, शरीर में ब्लड बहुत ज्यादा कम मात्रा में डिसॉल्व होता है, नाक कान से खून बहने लगता है, और इसीलिए वो भी अपने प्रेशर को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल हेनरीज लॉ। ये पूरा हेनरीज लॉ और इसके एप्लीकेशन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस में पिछले वीडियो के लेक्चर आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करके पिछले वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। आज ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 था और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल दोबारा उपस्थित होंगे। धन्यवाद।